बुलेटिन में खुशामदीद। वतन दुश्मनों ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है, जहां लाहौर के इलाके नई अनारकली में धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए हैं, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक है। टाइम डिवाइस से किए गए धमाके में 1.5 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया, जो मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि दहशत गर्दी के खतरात थे और रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि मंगल को समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कोई हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया। शेख रशीद के दोनों बयानात आपको सुनवाते हैं। इस्लामाबाद में छठा 7वां वाक़यात है और इस साल में ये पहला वाक़या है और दहशत गर्दी के खतरात हैं, लेकिन हाई अलर्ट नहीं जारी हुआ और जनरली जो है वो दहशत गर्दी के अलर्ट था, रेड अलर्ट जारी था और हर मंगल को हम सारी सूरत हाल पर सारे अदारे और एजेंसियां बैठते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने ताई कि ऐसा वाक़या ना हो। लाहौर में अनारकली बाजार में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान से गए और 25 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ। जहांगीर, बताइए। जी, इस वक्त जो धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। उसके मुताबिक 1:40 पर यह धमाका हुआ, जिसके बाद 1:44 पर इसकी कॉल जो है वो पुलिस और रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज को की गई। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल करके क्राइम सीन को सील कर दिया गया। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटी से इस वाक़े की जो फुटेजेस हैं वो हासिल कर ली गई हैं और उन्हीं की बिना पर आगे तमाम फुटेजेस को चेन करके इस बात का तयन किया जा रहा है कि जो शख्स यहाँ पर बारूदी मवाद छोड़ कर गया वो शहर में किस दाखिली रास्ते से एंटर हुआ था और किन रास्तों से होता हुआ न्यू अनारकली बाज़ार में पहुँचा है। अभी यहाँ पर क्राइम सीन सील है, शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है, जियो फेंसिंग की गई है और उस जियो फेंसिंग की मदद से मुश्तबा कॉल्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इस बात का तयन किया जाएगा कि क्या हैंडलर और एग्जीक्यूटर के दरमियान कोई मोबाइल फ़ोन डिस्कशन या कोई कॉल्स वगैरह हुई हैं और अगर हुई हैं तो किन नंबर से हुई हैं। उन नंबर्स की मदद से इसकी तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस नेटवर्क को ब्रेक किया जा सके। अभी पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि एक शख्स की निशानदही कर ली गई है, लेकिन उस शख्स की शनाख्त नहीं हुई जो यहाँ पर बारूदी मवाद छोड़ कर गया था। ठीक है, तो ये इब्तदाई रिपोर्ट जो अब तक सामने आई है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में धमाका 1:40 पर हुआ। 1:44 पर मदद की कॉल आई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि तहकीकात जारी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि धमाके में 26 अफराद ज़ख्मी हैं, 4 अफराद के ऑपरेशन जारी हैं। लाहौर धमाके में जाँ बहक 9 साला बच्चे अफसार को कश्मीर से कराची जाना था। मामू ने बताया कि लाहौर में रुके थे, शॉपिंग के लिए अनारकली आए थे। सिक्योरिटी ना होने का शिकवा भी किया। अफसार के एक और मामू ने भांजे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बताया कि तदफीन कश्मीर में की जाएगी। जब हम लोग निकले थे कि चलो बच्चों को नारकली दिखाते हैं, तो नारकली में ये ब्लास्ट हुआ तो हमारा बच्चा जो है वो डेथ हो गई उसकी। अच्छा, अफसार की वालिद और वालदा भी ठीक है जी। वालिद को चोट लग गई है, भांजा मेरा अफसार भांजा है तो उसको चोट लगी है वालिद को, और उसकी वालदा जो है उसको भी थोड़ा सा टांग में चोट लगी हुई है। हम लोगों ने नहीं पोस्टमार्टम करवाना ताकि हम अपना जल्दी टाइम से पहुंच जाएं। मुजफ्फराबाद जाना है हम लोगों ने, कराची नहीं अब जाएंगे, अब मुजफ्फराबाद जाएंगे। वहाँ पे जाके हम लोग ये जो है ना वहाँ पे करेंगे तदफीन वगैरह जो करनी है। एक और जाँ बहक शख्स रमज़ान मिठाई का कारीगर था जो काम के सिलसिले में लाहौर आया था। भाई ने बताया कि 30 साला रमज़ान की 4 साल की बेटी अब यतीम हो गई। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर शरपसंद अनासर को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। बोले, इदारे और एजेंसियाँ वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। तो तमाम वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की एजेंसीज़, सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो फौरी तौर पे इस वक्त तहकीकात कर रही हैं और मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द जो है वो ये शरपसंद जो भी इसके पीछे थे वो अपने कैफिल किरदार तक पहुँचेंगे। दुश्मन अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। उलमा इकराम ने लाहौर में दहशत गर्दी की मजम्मत कर दी। कहा, अवाम कौमी सलामती के इदारों के पुश्त पर हैं। नहय मरी की तहकीकाती रिपोर्ट में नाक़िस मनसूबाबंदी और गलत हिकमत अमली का भांडा फूट गया। मजीद क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं, जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा कि रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं।
जी बिल्कुल, सानिया मरी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जो मरी सानिया की बड़ी वजह बताई गई है वो नाकिस प्लानिंग और देर से फैसला जो है वो बना है। इसके अलावा कमेटी ने 10 जनवरी को अपनी तहकीकात शुरू की थी और 11 जनवरी को कमेटी ने महकमा मौसमियात की वार्निंग का जायजा लिया था, जबकि मरी में 4 जनवरी को 22,000 गाड़ियाँ और 15 दाखिल हुई थी और 15,000 गाड़ियाँ जो हैं वो वापस आ गई थी और 4 दिनों में 10,000 गाड़ी अंदर फंसी। गलियात का रास्ता बंद होने में 5 घंटे की तखीर हुई और जो मशीनरी है वो बर वक्त ना पहुंच पाई, जो हादसे की बड़ी वजह बनी। इसके अलावा जो महकमे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी और जो डीसी ऑफिस है जिसने ये इंतजामात देखने थे बर वक्त, वो भी इस हवाले से इंतजामात न कर पाए। जबकि इस रिपोर्ट में ये भी निशानदेही की गई है कि एक बैकअप प्लान भी होता है, लेकिन वो बैकअप प्लान भी जो है नहीं बनाया गया और वो भी हादसे की एक बड़ी वजह बना। और दूसरा, जितने भी जिला इंतजामिया के अंडर अदारे आते हैं उनमें ही कोऑर्डिनेशन नहीं की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। पुलिस कमांडर कटहरे में, तफसीलात बताएंगे इसी बुलेटिन में। टारगेट किलिंग या डकैती। कराची के इलाके कोरंगी में फैक्ट्री वर्कर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई का दावा है कि बिलाल को मोबाइल फोन छीनने के दौरान कत्ल किया गया। पुलिस ने वाकया पुरस्रार करार देते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। सिंध में बदमनी क्यों नहीं थम पा रही, आईजी सिंध अदालत के कटहरे में आ गए। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार बरहमी। सवाल किया कि आईजी साहब, आपसे सिंध में मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, आप 3 साल से आईजी हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। मुश्ताक महर सर झुकाए सुनते रहे, कोई जवाब न दिया। अदालत से बाहर निकले और सवालात से बचते सर झुकाते चलते बने। सिंध हाई कोर्ट में शहीद डीएसपी अब्दुल मजीद के अहले खाना को मुआवजे की अदम अदायगी के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत आईजी सिंध मुश्ताक महर पेश हुए तो अदालत ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आफ्ताब गोरर ने सरजनिश करते हुए कहा कि आईजी साहब, आपसे सिंध में मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, डकैतियों और चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं, सूबे में लोग मर रहे हैं, पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं। आप 3 साल से आईजी हैं, पुलिस के कमांडर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। कनकोट में पुल बन रहा है, डाकू उनसे भी पैसे मांग रहे हैं, पुलिस वाले लाशें खरीदते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट लेते हैं, अंदर से सब मिले होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जस्टिस आफ्ताब गोरर ने आईजी सिंध से सवाल किया कि ये सब आपसे क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आए दिन चोरियों और डकैतियों की वारदातें हो रही हैं। जस्टिस आफ्ताब गोरर ने कहा कि आईजी साहब, 3 साल से आप आईजी हैं, लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जिस अफसर को जवाब जमा कराने को कहते हैं वो कहता है मेरी अभी पोस्टिंग हुई है। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर की जानिब से सरजनिश के दौरान आईजी सिंध मुश्ताक महर हाथ बांधकर खामोश खड़े रहे। अदालत से बाहर निकले तो मीडिया से बात किए बगैर खामोशी से वापस चले गए। अदालत ने मजीद समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची में नया साल शहरियों के लिए मौत का परवाना बनकर आया है। राहजनों ने शहरियों को अपने निशाने पर रख लिया। मालो असबाब के साथ जिंदगियां भी महफूज नहीं रहीं। साल नौ के इब्तदाई 19 दिनों में डकैती मज़ाहमत के दौरान 7 शहरियों की जान जा चुकी है और 22 शहरी जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मुगल हमारे साथ हैं। ज़ीशान, लोगों में कितना अदम तहफ़्फ़ुज़ देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल कराची वाले जो है वो डाकुओं के निशाने पर है। रवा साल जो है 19 दिनों में 7 अफराद की जान ले ली गई है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर तकरीबन 23 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। 19 दिनों के दौरान 2500 के करीब तकरीबन वारदातें इस वक्त रिपोर्ट हो चुकी हैं। रवा में 15 दिनों में मोटरसाइकिलें जो चोरी हुई है, छीनने की जो वारदातें हैं वो तकरीबन 1135 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। सिर्फ 15 दिनों के दौरान ही गाड़ियाँ चोरी और छीनने की जो वारदातें हैं वो 53 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा बताता चलूँ कि शहरी हैं वो काफी पुलिस से नाला दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वो कहते हैं ये कहें कि शहर के अंदर पुलिस जो है गश्त करती तो दिखाई देती है, लेकिन मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कराची वाले जो इस वक्त हैं वो जो डाकू के इस वक्त रहमो करम पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कराची में आए रोज जो है वो डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इस वक्त शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। बयान हल्फी से मुताल्लिक़ खबर शाया करने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी, अखबार के एडिटर आमिर गौरी और एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान पर फर्द जुर्म मौखर कर दी गई। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
राना शमीम बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठा दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद बयान हल्फी को भी फर्द जुर्म का हिस्सा बना दिया गया। राना शमीम पर फर्द जुर्म में कहा गया है कि आपका ज़मीर 3 साल सोया रहा और अचानक जागा। अब बयान हल्फी देने का मकसद अदालत को मुतनाज़ बनाना था। आपने अपने कंडक्ट से ज़ेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। राना शमीम का सेहत जुर्म से इनकार, दुहाई देते रहे कि सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म आयद करना ज्यादती है। ऐसा ही करना है तो मुझे आज ही लटका दें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अपने दिफा में जो कुछ कहना है अब 15 फरवरी को कहें। अदालती माउन नासिर ज़ैदी, सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर ने सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा की। अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। इस पर अदालत ने करार दिया कि मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी के खिलाफ फिलहाल फर्द जुर्म मौखर कर रहे हैं, लेकिन दौरान समाअत सामने आया कि अदालत पर असरअंदाज होने के लिए जानबूझकर खबर छापी गई थी, तो तीनों सहाफ़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राना शमीम की केस का प्रोसिक्यूटर तब्दील करने और बयान हल्फी की इंक्वायरी के लिए दायर दरखास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि सब कुछ ओपन कोर्ट में होगा, किसी अलग इंक्वायरी की जरूरत नहीं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अदालत के बाहर राना शमीम सहाफ़ियों के सवाल पर गुस्सा हो गए। सहाफ़ी ने पूछा, क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में साइन किया था? राना शमीम बोले कि फजूल सवाल ना करो, जिसका वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? जुर्म आयद हो गई क्या? जुर्म हो गई है भाई। अब जब कोर्ट में चलेगा तो फिर बताएंगे ना क्या होगा। बस जो कोर्ट में है ना, कोर्ट में देखेगा अगली तारीख में। वकील क्यों नहीं आए आपके? और सकअप है रास्ते में, वो रास्ते में सकअप है। आप समझते आपके साथ ज्यादती हुई है? अकेले देख के आपको? बिल्कुल, मेरा बनता ही नहीं है। जिसने पब्लिश किया है उसका तो कुछ उनको तो उनको रेफर कर दिया। अदालत में है केस, फिर बाद में बात करेंगे नेक्स्ट डेट। अच्छा, आपने क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में ही साइन किया था सर ये एफिडेविट? यार फजूल बातें ना करो सर। नहीं, वैसे सवाल के जवाब तो दे दें सर। क्यों बात, जो जिसका कोई वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? उसका वजूद ही नहीं है बात का। ये तो बता दें आपने लीक किसने किया था, ये तो बता दें। आपके मुझे क्या पता, यही तो मैं कोर्ट से पूछ रहा हूँ सर। आपको तो पता होगा सर किसने। मुझे क्या पता है सर, इस एफिडेविट से किसने फायदा उठाया वो कहीं नजर नहीं। ये भी बताया जा रहा है ना, ये कोर्ट के पास मेरा सवाल ही यही है कि ये किसने लीक किया है, उससे पूछा जाए। तो सर आपसे जब अंसार बाजी साहब ने मौक़िफ़ लिया तो आपने नहीं कहा कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है? मैंने कहा था, मैंने उसको कहा था कि ये मुझे पहले जब तक एफिडेविट दिखाया ना जाए मैं कुछ नहीं कह सकता। सारी एक्सरसाइज का नुकसान आपको हुआ, फायदा किसको हुआ? आप क्या समझते हैं? मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ सर। फर्द जुर्म आयद हुई है आपने, क्या हुआ है? फर्द जुर्म से क्या हो गया? राना शमीम के हलफनामे से मुताल्लिक लंदन की नोट रिपब्लिक के ऑडियो कॉल पेश करने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी का समा को इंटरव्यू। कहा, उन्होंने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर से ऑडियो का फॉरेंसिक करवाया जो कि नाकाबिल तरदीद है। उन्होंने ये भी कहा कि चार्ल्स गोथरी का ऑडियो पहले सबूत के तौर पर जारी किया गया है, मज़ीद सबूत मौजूद हैं जो वक्त आने पर रिलीज़ किए जाएंगे। आने वाले दिनों में बताएंगे कि क्या क्या होता रहा। राना शमीम के हलफनामे से मुताल्लिक लंदन के नोट रिपब्लिक का किरदार क्या रहा? हमने इसका फॉरेंसिक करवाया और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने लफ्ज़ सुना होगा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, लेकिन जिस फर्म को मैंने इस हवाले से एंगेज किया उन्होंने देवर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स। ये पहले सीरीज है एविडेंस की, इससे मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस मजीद भी मौजूद हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा वक्त आने पर। और ये सिर्फ ऑडियोज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब सीरीज ऑफ एविडेंस प्लस सीरीज ऑफ स्टोरीज भी मौजूद हैं जो हम इसके बाद जो है उनको भी ब्रेक करेंगे लंदन से कि आगे जो मजीद क्या होता रहा और किस तरह नोट रिपब्लिक का किरदार क्या रहा। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आफ्टर दिस नोट रिपब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बरतानिया के अंदर कोई शख्स अगर अपने ओहदे से या अपने जो जिस हवाले से भी वो काम करता है उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो चार्ल्स गर्दी साहब इज इन ट्रबल वाटर्स राइट नाउ। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 2019-20 में शरह नमू 5.37% रही। 14 बरस में ये मईशत की दूसरी तेज़ रफ्तार तरक्की है। पाकिस्तानी हुकूमत के कोरोना से निमटने के इक़दामात को दुनिया सराह रही है। कारोबार बंद ना करने से ही मईशत दुरुस्त समत में रही। 2019-20 का जो साल गुजरा है, जो माली साल गुजरा है, जो सरमाई है यानी अप्रैल से जून, उसको जब शामिल किया गया
तो हतमी नंबर जो हमारे पास आया है पिछले साल की शरह नमू का वो 5.37% है, और ये 5.37% जो है ये पिछले 14 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत की दूसरी सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन रफ्तार है मईशत की शरह नमू की। आलमी जरीदे का बनाया हुआ एक इंडेक्स है, उस मेयार के मुताबिक वाहिद मुल्क दुनिया का पाकिस्तान है जो तीनों सर्वेस के अंदर पहली 3 पोजीशंस में से एक टॉप 3 पोजीशंस के अंदर पाकिस्तान ने हासिल की है। तो ये भी पाकिस्तान को खुशखबरी दो, और उसी की एक वजह, बहुत बड़ी वजह बनी कि हमारी मईशत जो तेज़ी से वापस रिकवर की है, उसकी यही वजह बनी। मरियम औरंगजेब का दावा है कि कोरोना रिलीफ फंड में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने बार बार मांगने के बावजूद ऑडिटर जनरल को रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। दिहाड़ी लगाने वालों को जवाब देना होगा। जो रिकॉर्ड मिल सका उसके अंदर 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, प्रिक्योरमेंट का खुर्द बुर्द, और जो पेमेंट्स देनी थी, चाहे वो NDMA हो, यूटिलिटी स्टोर्स हों, उसके अलावा BISP प्रोग्राम हो, और जो प्रिक्योरमेंट करनी थी कोविड रिलेटेड फेडरल लेवल के ऊपर, उसमें 40 अरब का खुर्द बुर्द पाया गया। और इसमें ये बात ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ जो पाकिस्तान की आवाम के लिए जानना ज़रूरी है कि कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफिस बार बार उनसे रिकॉर्ड मांगता रहा। जो कोविड रिलीफ फंड ना छोड़े, जो आवाम की ज़िंदगियां बचाने के पैसे ना छोड़े, आप दिहाड़ी लगाएं, उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। दिहाड़ी लगाएं आप तरक्याती फंडों में, जो फंड्स के अंदर जो पंजाब में दिहाड़ियाँ लग रही हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में दिहाड़ियाँ लग रही हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना के 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में कल से पाबंदियों के इतलाक़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसील जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, क्या पाबंदियाँ होंगी? देखें, कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग, शादी हाल में जो इंडोर तकरीबात होती हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। NCOC की तजवीज़ पर महकमा दाखिला सिंध ने एक तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पाबंदियों का इतलाक कल 21 जनवरी से होगा। हालांकि इससे पहले सिंध हुकूमत ने ये पाबंदियां 24 जनवरी से लगाने का फैसला किया था, लेकिन आज एक तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो शादी की तकरीबात है उनमें बुफे सिस्टम खत्म होगा। आउटडोर शादी की तकरीबात में भी 300 लोगों की इजाजत होगी, जबकि जो इंडोर तमाम सरगर्मियां हैं, डाइनिंग, जो इंडोर डाइनिंग है होटल्स में, उसे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। समा के आवाज़ उठाने पर वफाकी वजारत तालीम का बड़ा इकदाम। सरकारी तालीमी इदारों में बस्ते ख़त्म कर दिए गए। प्राइमरी क्लासेस तक बच्चे बस्ते नहीं लाएंगे। किताबों का एक सेट घर और दूसरा स्कूल में रखा जाएगा। फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। बहुत थक जाते, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। दिल करता है मेरा छोटा बैग हो, मेरा शफकत अंकल बैग छोटा करवाएं। भारी बस्ते के बोझ तले दबे मुस्तकबिल के बीमारों के लिए समा ने बार बार आवाज उठाई। बिल आखिर विफाकी वजारत तालीम को भी मासूम जानों पर रहम आ गया। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस तक के बच्चों को भारी बस्ते के झंझट से निजात दिला दी। बस्ते तो खत्म कर दिए स्कूल से। हमने बच्चों को एक एनवायरनमेंट तो ऐसी दे दी कि जिसमें उनके बाजुओं में दर्द नहीं हो रहा, वो भारी बस्ते उठा के नहीं लेके आ रहे, लेकिन फोकस जिस चीज पे होना चाहिए वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बुक्स फ्री बैग्स प्रोग्राम के तहत विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में बच्चे किताबों का एक सेट घर छोड़ कर आएंगे। स्कूल के लिए अलग सेट मिलेगा। वजारत तालीम के हुकाम कहते हैं जल्द इस प्रोग्राम को बाकी मुल्क तक भी फैलाया जाएगा। फवाद आलम को 10 साल पाकिस्तानी टीम से बाहर रखा गया, मगर मौका मिला तो परफॉर्म करके ICC टेस्ट टीम का हिस्सा बन गए। बाबर आजम को T20 के बाद ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भी मुकर्रर किया गया। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि पूरी कौम 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को दौरा पाकिस्तान पर खुशामदीद कहने के लिए तैयार रहे। मैथ्यू हेडन और ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत देखी। ऑस्ट्रेलिया मजबूत हरीफ है, मगर पाकिस्तान के पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।